नमस्कार, मॉर्निंग सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत। इस प्लेटफॉर्म पर आपको टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट और ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड होता है। अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको यूपीएससी सीएससी हिंदी की तैयारी का बहुत ही अच्छा एक माहौल मिलता है। बहुत ही अच्छे एजुकेटर आपको मिलते हैं, टॉप क्लास के आपको एजुकेटर मिलते हैं। वो आपको प्लस पर और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को अगर आपने लिया है तो आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से यहाँ पे बेहतरीन पढ़ाई होती है। मैं बच्चों को प्रेफर करता हूँ कि अगर आप यूपीएससी सीएससी हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपको अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 ईयर या 2 ईयर का जरूर लेना चाहिए। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना चाहिए जहां से आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर आपको फ्री में डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स, लाइव टेस्ट और क्विज और अनलिमिटेड एसेस मिलना आपको स्टार्ट हो जाता है। जल्दी से आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको मेरा यहाँ पे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। इस लिंक से अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको मेरे नोटिफिकेशन, मेरे जो लेक्चर्स हैं और पीडीएफ फाइल्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली आपको यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है। यहाँ से आप जुड़ करके अनअकैडमी के मेरे जो स्पेशल क्लासेस हैं उनको आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पर टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका भी मिलता है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हिंदी यूपीएससी सीएससी हिंदी के लिए बहुत सारे सब्सक्रिप्शन कोर्स अवेलेबल हैं, जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, जियोग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस रीजनिंग और आंसर राइटिंग। इन सब चीज़ों को आप प्लस या आइकॉनिक कोर्स के द्वारा सब्सक्राइब कर सकते हो और उसको आप प्रॉपर चैनल में आकर के टॉप एजुकेटर से आप पढ़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। प्लस कोर्स आपका जो है वो 1 मंथ से लेकर के 3 साल का अलग अलग कोर्स है। 1 मंथ की फीस जो है 9,000 रुपीज़ है। 3 महीने की फीस 22,500 है। 6 महीने की 40,500 है। 6 महीने और उसके बाद वाले जो भी कोर्सेज हैं ये नो कॉस्ट ईएमआई पर अवेलेबल हैं। इनको आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। मैं जो बच्चों को प्रेफर करता हूँ वो 1 ईयर का प्लस या आइकॉनिक कोर्स प्रिस्क्राइब करता हूँ। ये आपकी संपूर्ण तैयारी के लिए यूजफुल होगा। 1 साल में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। इसकी फीस 49,005 रुपीज़ है। अगर इसी कोर्स को आप मेरे रेफरल कोड SS01 से सब्सक्राइब कराते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप 10% का डिस्काउंट लेने के लिए मेरे रेफरल कोड SS01 को आप यूज़ करें। इससे आपकी ये फीस 44,550 की हो जाएगी। ये आपका जो कोर्स है प्लस कोर्स, इसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल आपको प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा कोर्स जो हमारा है आइकॉनिक कोर्स, ये 3 तरह के कोर्स अवेलेबल हैं, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपसे यही कहूँगा कि आप 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन कोर्स लें। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जो लोग 21, 22 या 23 में तैयारी एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए आपका 21-22 वालों के लिए 1 साल का और 22-23 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए 2 साल का कोर्स ही अवेलेबल है। बहुत ही आसान तरीके से इसको आप सब्सक्राइब करा करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। 1 ईयर की फीस है वो 69,500 है। ये अगर आप मेरे रेफरल कोड SS01 से सब्सक्राइब कराते हैं तो आपको यहाँ पर भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये फीस आपकी 62,550 की हो जाएगी। यानी कि सीधे सीधे आपको 9,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे रेफरल कोड SS01 से। इस कोर्स में आपको प्लस कोर्स की फैसिलिटी के अलावा ये आपके पास रहेगा। साथ में आपको एक पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको मेंस के लिए, एसए के लिए, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, आपको एनसीईआरटी के लिए, द हिंदू के लिए अलग अलग जो है पैटर्न पर आपको नोट्स बनाने का, शॉर्ट नोट्स बनाने का, आंसर राइटिंग लिखने का पूरी प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा। साथ में डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराई जाएगी। जीएस के लिए भी और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी स्टडी प्लानर आपको दिया जाएगा और पर्सनलाइज्ड फीडबैक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग अपने कोर्स पर आते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है हिंदी में अनुवाद को लेकर उपेक्षापूर्ण रुख धारण किए हुए है
संघ लोक सेवा आयोग। आपने पिछले कई वर्षों से आप देख पा रहे हैं कि हिंदी के अनुवाद को लेकर के काफी ज्यादा यूपीएससी को सामना करना पड़ रहा है, काफी उपेक्षाएं उसकी हो रही हैं और लोग यूपीएससी से कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के काफी नाराज हैं कि यूपीएससी इंग्लिश में प्रश्नों को बनाता है, फिर उसको गूगल ट्रांसलेट करता है जो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और हिंदी माध्यम के बच्चे जिनको अंग्रेजी भी नहीं आती है और हिंदी इतनी कठिन हिंदी या कह सकते हैं कि एक भिन्न प्रकार की हिंदी अनुवाद से बच्चे हमेशा ग्रसित रहते हैं। इस पर हमारा आज सेशन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है। इस मुद्दे को आपको बहुत जोर शोर से उठाना भी चाहिए और जहां तक हो सके इसको आपको एक अभियान की तरह इसको आपको लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं और प्रश्न पत्र में आपको आंकड़े की जगह पर दत्त शब्द दे दिया जाता है, आंकड़े की जगह पर दत्त शब्द दे दिया जाता है, जनसंख्या की जगह पे समष्टि शब्द का उपयोग किया गया है, प्लास्टिक की जगह पे सुघट्य शब्द का उपयोग कर दिया गया है, आधारभूत के लिए अधाशायी शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। तो हम लोग आंकड़ों से परिचित हैं, जनसंख्या से परिचित थे, प्लास्टिक से परिचित थे और आधारभूत से परिचित थे। ये दत्त, संविष्ट और सुघट्य और ये अधाशायी शब्द हमारे लिए एकदम से बमबारी की तरह हो जाते हैं। जैसे शब्द अगर लिखे मिले तो आप हम लोगों का दिमाग चकरा जाएगा जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं। क्या आप सीमित समय में सवालों को समझकर सही जवाब दे पाएंगे? शायद नहीं दे पाएंगे। इन शब्दों को समझने में समय लगेगा, फिर उसके जवाब देने में आपको दिक्कत आएगी, यानी कि पूरा का पूरा पेपर आपका गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग पिछले कुछ वर्षों से आईएएस, आईपीएस सहित 2 दर्जन सेवाओं के लिए आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों में ऐसे ही हिंदी का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे हम सामान्य भाषा में गूगल ट्रांसलेशन वाली हिंदी कह सकते हैं। ये सर्वविदित है कि मूल प्रश्न पत्र जो होता है यूपीएससी का वो अंग्रेजी माध्यम में तैयार किया जाता है। इसके बाद पेपर सेटर जो होते हैं वो उसको गूगल ट्रांसलेटर में डालते हैं और जो शब्द उसमें आता है उसे तोड़ मोड़ कर हिंदी अनुवाद वाला सवाल अंग्रेजी के नीचे लिख देते हैं। यानी हिंदी पर वो बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं, जो गूगल बाबा ने कहा वही उन्होंने हिंदी में लिख दिया, अंग्रेजी में वो प्रश्न को बनाते हैं। तो यहीं पर जो है वो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, विभेद उत्पन्न हो जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के जो सरसंघचालक हैं और उन्होंने शिक्षा में काम करने वाले ट्रस्ट शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने इस मामले को उठाते हुए सही अनुवाद की मांग की है। मोहन भागवत जो आरएसएस के संस्थापक, जो आप सरसंघचालक है, उन्होंने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के द्वारा जो है इस मामले को उठाने की बात की है कि अनुवाद को सही तरीके से किया जाए। 18 अगस्त को इसका प्रस्ताव किया गया, जिसे केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी है। मांग यह है कि सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में मूल प्रश्न पत्र हिंदी में तैयार हों, ताकि अंग्रेजी से अलग अनुवाद की समस्या नहीं आएगी। यानी कि जो प्रश्न आप बना रहे हैं उसको दोनों भाषाओं में उसको बनाना चाहिए, अंग्रेजी में मूल भाषा में और हिंदी में उसको मूल भाषा में अलग अलग होना चाहिए, दोनों का अर्थ सेम होना चाहिए। ट्रांसलेशन अंग्रेजी का हिंदी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ष 2010 के बाद से सिविल सेवा परीक्षा के प्रश्न पत्रों में गूगल ट्रांसलेशन वाली हिंदी के प्रयोग से उम्मीदवार ही नहीं, जाने माने हिंदी प्रोफेसर का भी सिर चकरा जाता है। जो बड़े बड़े विख्यात हिंदी के प्रोफेसर हैं वो भी ऐसे शब्द को देख करके वो नतमस्तक हो जाते हैं यूपीएससी के सामने और बिल्कुल वो अपना आपा खो देते हैं कि ऐसा शब्द कैसे कोई ले आ सकता है हिंदी के लिए, अंग्रेजी शब्द के लिए। और उम्मीदवारों का ये भी कहना है कि एक तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में कम पाठ्य सामग्री की उपलब्धता है, उनके लिए मुश्किल खड़ी करता है। हिंदी माध्यम में बहुत सारे पाठ्यक्रम सामग्री भी नहीं है, मटेरियल की कमी एक तो होती है। दूसरी तरफ यूपीएससी खराब हिंदी कोड में खाज का काम कर रही है
और खराब हिंदी दे दी आपने, उसमें एक तो सामग्री नहीं थी, उसमें से खराब हिंदी का उपयोग कर दिया जो समझ में नहीं आया बच्चों को, तो कोड में खाज की समस्या उत्पन्न कर देता है। इस हालात में हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए सिविल सर्विसेज की कोचिंग देने वाले जो सर हैं विकास दिव्यकीर्ति, उन्हें तंज कसते हुए कहा है कि लगता है मंगल ग्रह से हिंदी का ट्रांसलेशन होता है, ऐसा उन्होंने कहा था। यूं तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के छात्रों के देश की सर्वोच्च परीक्षा में पिछड़ जाने के पीछे और कई ठोस वजह हैं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के छात्रों के देश की सर्वोच्च परीक्षा में आईएएस में पिछड़ जाने के कई ठोस कारण वजहें हो सकती हैं, लेकिन खराब हिंदी अनुवाद एक अहम मुद्दा है, इससे हमको डिनाई नहीं करना है। हो सकता है कि उनका बैकग्राउंड अच्छा ना हो, उन्होंने बेहतरीन शिक्षक से जो है वो परामर्श न लिया हो, या उन्होंने प्रॉपर तैयारी नहीं की हो, वो कई मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन अहम मुद्दा जो है वो हिंदी अनुवाद को लेकर के है। ये कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों को दिक्कत करता है जो सही मायने में हिंदी माध्यम में तैयारी करते हैं और ऐसे अटपटांग शब्दों का उपयोग हो जाने पर वो अपने प्रश्न को सही समय पे नहीं कर पाते हैं। आंकड़े यही बताते हैं कि भारतीय भाषाओं में छात्रों की सफलता का प्रतिशत महज 9 से 10% रह गया है। हिंदी माध्यम से केवल 9 से 10%, हिंदी माध्यम में नहीं, भारतीय भाषाओं में, अंग्रेजी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 22 भाषाएं हैं उनमें 9% ही इनका रह गया है। 2008 में तक ये माना जाता कि टॉप 20 रैंक में हिंदी छात्र जगह बनाने में सफल हो जाते थे। 2008 में, 2009 में आपने देखा होगा 8th रैंक और 9th रैंक जयप्रकाश मौर्य और अखंड प्रताप सिंह हिंदी माध्यम में जो है वो जगह बनाने में सफल हुए थे। 2002 में तो 5वीं, 8वीं और 10वीं रैंक पर हिंदी माध्यमों का कब्जा हो गया था। लेकिन अगर 2010 के बाद की हम बात देखते हैं तो हिंदी भाषी छात्रों की सफलता का प्रतिशत लगातार गिरता चला जा रहा है। 2016 के बाद से परीक्षा में टॉप 50 में हिंदी या अन्य किसी क्षेत्रीय भाषा का एक भी अभ्यर्थी जगह नहीं बना पाया है। यानी कि शुरुआती 25 रैंक में कोई भी व्यक्ति हिंदी माध्यम का नहीं रहा है, ना ही किसी क्षेत्रीय भाषा का रहा है। ये एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है ट्रांसलेशन को लेकर के। नई दिल्ली में संघ के सर संघचालक मोहन भागवत की मौजूदगी में 18 अगस्त को भारत में प्रतियोगी परीक्षा राष्ट्रीय विषयक नामक सेमिनार किया गया था। उसमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के खराब अनुवाद का मुद्दा उठाया गया था। ये बहुत अहम मुद्दा हो जाता है क्योंकि इस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मुद्दा उठाया था। और मैंने पहले बताया था कि ये आयोजन संघ से जुड़े शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास ने किया था। ट्रस्ट की ओर से गठित प्रतियोगी परीक्षा प्रकल्प के राष्ट्रीय संयोजक देवेंद्र सिंह की ओर से लिखी गई पुस्तक भारत में प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं, मिथक एवं यथार्थ का संघ प्रमुख भागवत ने विमोचन किया था। इस बुक का नाम याद रखना है, आपको पूछ सकता है कि देवेंद्र सिंह की किताब थी भारत में प्रशासनिक परीक्षाएं, मिथक एवं यथार्थ। ये पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। जो बच्चे प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं, मिथक एवं यथार्थ का जो है लेखन देवेंद्र नाथ जी ने किया है। इस दौरान खराब हिंदी के अनुवाद को लेकर कार्मिक मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने का फैसला हुआ है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग जो भी निर्णय लेता है वो कार्मिक मंत्रालय के आदेश पर लेता है। तो कार्मिक मंत्रालय आदेश पे नहीं लेता है, वो अपनी अनुशंसा भेजता है, वो अपने जो है उसके जो क्या कहते हैं एक परामर्श भेजता है। उस परामर्श पे संघ लोक सेवा उसको मानने के लिए और न मानने के लिए कोई उसकी बाध्यता नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को उसको मानना आवश्यक हो जाता है जब दबाव ज्यादा होता है समाज का। ऐसी हिंदी कोई समझ ही ना पाए। सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में हिंदी के सवाल में बहुत कुछ शब्द हैं जो आपको मैं दिखाना चाहता हूं, जो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किस चीज की बात कर रहा है। जैसे सब्सिडी शब्द कौन नहीं जानता है, सब्सिडी शब्द से कौन नहीं परिचित होगा।
अगर सब्सिडी शब्द से ही काम चल सकता है और बेहतरीन तरीके से हम अपने प्रश्न को लिख सकते थे, तो उसकी जगह पे सहाय लिखने की क्या आवश्यकता थी। अब जिस बच्चे को सब्सिडी के बारे में पूरी जानकारी थी, हिंदी में अगर वहां पे सहाय लिख के चला आया, अब वो बच्चा एक तो दबाव में आ जाएगा, कि क्या लिखे वो। तो उसका पूरा का पूरा एक शब्द ने उसके पूरे पेपर को क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया। दीमक कौन नहीं जानता है, बचपन से हम लोग दीमक को पढ़ते आते हैं। उसकी जगह पे बरूथी लिखने की क्या आवश्यकता थी, जब दीमक ही सब लोग जानते हैं। जबकि जिस व्यक्ति ने इसको ट्रांसलेट किया होगा वो दीमक देख रहा होगा और वो भी नहीं जानता हो बरूथी क्या है, लेकिन जो गूगल बाबा ने ट्रांसलेट कर दिया उसी को वहां पे लिख दिया। अर्थावर इतना प्रचलन शब्द है, अर्थावर, उसको जाकर के उन्होंने पृथ्वी काल नाम दे दिया। अब पृथ्वी काल और अर्थावर का जो मीनिंग है, वो अर्थावर की एकदम से मीनिंग ही बदल जाएगी। पृथ्वी काल शब्द जब बच्चा सामने आएगा तो उसको लगेगा कोई पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी का कोई जो क्रोनोलॉजी है या जो है ब्रह्मांड के निर्माण को लेकर के ऐसी बातें हो रही हैं। वो बच्चा पूरा का पूरा प्रश्न से विचलित हो जाएगा और नए सिरे से जो है वो नए दायरे में जाकर के नए ढर्रे पे अपना प्रश्न लिखना, आंसर लिखना शुरू कर देगा। वो अर्थ आवर को समझ ही नहीं पाएगा। तो जब अर्थ आवर का अलग मीनिंग है, पृथ्वी काल का अलग मीनिंग है और जनरल भाषा में अर्थ आवर ही चलता है, हर जगह पे अर्थ आवर चलता है, तो यूपीएससी को पृथ्वी काल शब्द देने की क्या जरूरत थी। इसी तरह वाक पहचान या शिनाख्त की वाक अभिज्ञान लिख दिया गया। शिनाख्त करना या वाक पहचान करने के लिए वाक अभिज्ञान शब्द का प्रयोग कर दिया। इतने भारी भरकम शब्द उपयोग करने की यूपीएससी की आवश्यकता क्या है। कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि हिंदी माध्यम के बच्चे अगर हैं तो उनको विशिष्ट हिंदी आनी चाहिए। तो सामान्य भाषा में जो हिंदी चलती है उससे काम जब चल सकता है तो इतने बड़े लिखे शब्दों का उपयोग करने की आवश्यकता क्या है। वैश्वीकरण इतना प्रचलित शब्द है, हम लोग वैश्वीकरण के अलावा कोई शब्द ही नहीं जानते हैं। या तो ग्लोबलाइजेशन जानते हैं या वैश्वीकरण जानते हैं। उसकी जगह पर विश्वव्यापीकरण शब्द लिख दिया गया। विश्वव्यापीकरण, ऐसा लगता है कि कोई ब्रह्मांड की बात हो रही है, कोई ईश्वर की बात हो रही है कि जो ओमनीपोटेंट है, विश्वव्यापी है। तो वो उसका वो दर्शन की तरफ बच्चे का ध्यान मुड़ जाएगा और वो अपने मूल प्रश्न से, मूल उत्तर से विचलित हो जाएगा। वो आधारभूत की जगह आधाशाही शब्द का प्रयोग कर दिया गया। संकल्पना इतना कॉमन शब्द है, संकल्पना की जगह पे सब संप्रत्ययीकरण शब्द लिख दिया गया। संप्रत्ययीकरण, संकल्पना की जगह पे संप्रत्ययीकरण शब्द जैसा लिख दिया गया है। अब बच्चा ये संप्रत्ययीकरण लिख देख करके ही भाग जाएगा, वो प्रश्न का उत्तर दे ही नहीं पाएगा। तो ऐसे शब्द देने का आवश्यकता क्या है यूपीएससी को। एक तरह से चिढ़ाने की बात हो गई हिंदी माध्यम के बच्चों को कि हम ऐसे ही भारी भरकम शब्द देंगे, तुम लिख ही नहीं पाओगे, जानने के बाद भी तुम उत्तर नहीं दे पाओगे। ये चैलेंज कर रहा है यूपीएससी, क्योंकि संप्रत्ययीकरण कोई नहीं जान पाएगा। बड़े बड़े जो हिंदी माध्यम के जो क्या कहते हैं प्रोफेसर होंगे, जो वो भी इसको नहीं कर पाएंगे। भारत में संविधान के संबंध में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध, निर्बंधन, उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिरोध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। अब ये प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न है कि भारत में संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिरोध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। अब बताइए कि कोई भी यूपीएससी का स्टूडेंट जो टॉपर होगा वो भी इस शब्द को हिंदी भाषा में तो समझ नहीं पाएगा कि पूछ क्या रहा है। हिंदी भाषा वाला व्यक्ति इसको पढ़ करके आधे घंटे लगा देगा, लेकिन ये समझ नहीं पाएगा कि इस प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, हमको लिखना क्या है। एक बार हम फिर से पढ़ते हैं, क्या आप समझ में आ रहा है, बताइएगा। भारत में संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्निष्ठ प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध, पहले का आप भूल चुके हैं, अब जो पहले पढ़ चुके हैं आप भूल चुके हैं।
इंटरलिंकिंग कुछ नहीं हो रहा है। अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिरोध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। सब गायब हो गया। दिमाग में कोई चीज बैठी नहीं रही है कि क्या पूछ रहा है, शब्द क्या है। बार बार हमको लग रहा है कि शुरू में प्रतिषेध है, बाद में प्रतिषेध है, शुरू में निर्बंधन है, बाद में निर्बंधन है। प्रतिरोध, प्रतिषेध, निर्बंधन और उपबंध में फंस करके हम मर गए। हमने प्रश्न को समझ ही नहीं पा रहे, लिख ही नहीं पा, सोच ही नहीं पा रहे कि हमको क्या लिखना है। इसी प्रश्न को हम आसान करके भी तो यूपीएससी दे सकता है कि बच्चा समझ पाए, उसको उसके मूल भावना को समझाने की आप कोशिश कीजिए। आप मूल भावना को समझाना ही नहीं चाहते उसको। तो अगर प्रश्न की मूल भावना को व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, अभ्यर्थी नहीं समझ पाएगा, तो फिर उत्तर कैसे देगा वो। और देखिए, 2 वाक्य नीचे मैंने दिए हैं। वार्म होल से होते हुए अंतरा मंदाकिनी अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई। बताइए, अंतरा मंदाकिनी अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई है। क्या आप जीवन भर इसको पढ़ करके इस शब्द को, इस वाक्य को क्या आप समझ सकते हैं कि क्या कह रहा है। वार्म होल से होते हुए अंतरा मंदाकिनी अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई। क्या यूपीएससी का बच्चा टॉप कर सकता है हिंदी माध्यम का इस प्रकार के वाक्यों को समझ करके। दूसरा वाक्य, यूएनसीएसी अब तक का सबसे पहला विधितः बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार विरोधी लिखित है। बताओ, ये लगता है कि गूगल ने ट्रांसलेट करके दे दिया है। मरते मरते आप मर जाएंगे, आपकी कई पीढ़ियां चली जाएंगी, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि हिंदी में हम इस प्रश्न का उत्तर हमको क्या देना है। यूएनसीएससी अब तक का सबसे पहला विधितः बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार विरोधी लिखित है। या तो आप हिंदी माध्यम से तैयारी करना छोड़ दीजिए, या आप अंग्रेजी में आ जाइए। यही 2 विकल्प आपके पास है, जो एक ही विकल्प हुआ कुल मिला करके। या तीसरा विकल्प आपके पास, तैयारी करना ही आप छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर हिंदी माध्यम में तैयारी करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके आते हैं, तो आप मान के चलिए आप कभी भी टॉप नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इस प्रकार के शब्दों को वाक्यों को समझ करके इसका सही उत्तर देना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि मूल भावना ही हमको सब प्रश्न की समझ में नहीं आ रही है। हमको मूल भावना ही समझ में नहीं आ रही है कि वास्तव में इस प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, हमको उत्तर क्या लिखना है। ये एक बड़ी समस्या इसके सामने निकल करके आती है। इसको आपको ध्यान देना है। अब देखिए, लिविंग स्टैंडर्ड, एक शब्द और देखिएगा यहाँ पे, लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड बहुत प्रचलित भाषा में है। अगर हिंदी में ही लिविंग स्टैंडर्ड लिख दिया जाए, उसके लिए जीवन मापक शब्द लिख दिया गया है। जीवन मापक। अब हमारे दिमाग में जब लिविंग स्टैंडर्ड हम कहते हैं, तो हमारे दिमाग में एकदम इमेज आ जाता है कि लोगों के रहने का जो रहन सहन है, उसकी बात हो रही है। अब जैसे जीवन मानक आ गया, तो ऐसा लगता है जीने के लिए जो स्टैंडर्ड होने चाहिए, हमारे जो मौलिक जो है, हमारे आंतरिक और बाह्य जो कारक होते हैं, मूल्य जो होते हैं, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। तो एकदम से अर्थ का यहाँ पे अनर्थ हो जाएगा। तो लिविंग स्टैंडर्ड को समझ करके अगर हम आंसर लिखेंगे, जो अंग्रेजी माध्यम का जो बच्चा होगा, वो लिविंग स्टैंडर्ड को समझ करके आंसर लिखेगा,
और जीवन मानक जो हिंदी माध्यम का बच्चा होगा वो जीवन मानक को समझ करके अध्ययन लिखे आंसर लिखेगा, और दोनों के आंसर में एकदम से अलग अलग चीजें होंगी। लेकिन चूंकि मूल प्रश्न जो है वो अंग्रेजी में बना है, तो उसके आधार पे जो है वो मानक मॉडल आंसर बनता है, और उस मॉडल आंसर के आधार पर आपका आंसर गलत हो जाएगा, जबकि आपने जीवन मानक के आधार पर उत्तर लिखा है, न कि लिविंग स्टैंडर्ड के आधार पर। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको हमको बहुत गहराई से समझना होगा। इंसर्जेंस, इंसर्जेंसी सबको पता है कि जो आतंकवादी जो होते हैं, जो घुसपैठिया होते हैं, इंसर्जेंट हो जाते हैं। उसके लिए उपलब्धियों का नाम लिया, उपलब्धियों का नाम। अब ये शब्द कौन जान पाएगा कि क्या पूछ रहा है, उपलब्धियों क्या है? ये मूल भावना से एकदम परे है, इसको कोई समझ ही नहीं पाएगा। उपलब्धियों का मतलब क्या है? बोनाफाइड मिस्टेक, बोनाफाइड मिस्टेक शब्द जो है वो चलन में है, लोग समझते हैं। इसके लिए सद्भाविक भूल शब्द का ये देखिए, सद्भाविक भूल ये आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे तब भी ये नहीं मिलेगा। और इसको लेकर के जो हिंदी के जो प्रोफेसर हैं, हिंदू के जो प्रोफेसर साहब है, उन्होंने भी कहा है कि ऐसे शब्द लिखने का मतलब है कि हिंदी के माध्यम के बच्चों को चिढ़ाना। आप उसको चिढ़ा रहे हैं कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि आप जो है उसको, जैसे मान लीजिए क्या है कि आपने एक इंसान है, एक कोई जानवर है, उसके जो है आपके थैले, एक गले में लटका दिया थैला, और उसमें जो है घास रख दी है। अब वो दौड़ता है, घास भी दौड़ती है, पा नहीं पा रहा है। कुछ शब्द ऐसे भी होते, शब्दाभिमूलक, विकमूल शब्द। इसकी जरूरत क्या है? ये आप हो सकता है कि आप भी इसको पहली बार यहाँ पे देख रहे हो कि शब्दाभिकभूल शब्द भी कोई चीज होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपने हमेशा पढ़ा होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इस धाड़ी विकास सब सुनते होंगे, इसके लिए सतत विकास सब सुन सकते हैं इसके लिए। अब इसके लिए दीर्घोपयोगी विकास शब्द दे दिया गया। अब इस शब्द से आपका अर्थ क्या निकाल पाएंगे, आप ही बताइए। दीर्घोपयोगी शब्द यहाँ पे दे दिया गया है। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो दवाइयां बनाती हैं, उसके लिए भेषज कंपनी का, चलो भेषजिक कंपनी, भेषज, बहुत सारे लोगों को भेषज पता होता है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है, कुछ लोग समझ पाते हैं। लेकिन जो जब फार्मास्यूटिकल इतना प्रचलित शब्द है, हर लोग फार्मास्यूटिकल को जानते हैं, उसकी जगह पे भेषजिक कंपनी लिखने की जरूरत क्या है? ये यूपीएससी से पूछना चाहिए। ये यूपीएससी से पूछने की आवश्यकता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए भेषजिक शब्द का उपयोग क्यों किया जा रहा है। इसका उत्तर आपको देना है। इसी रास्ते पर लोक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी चलने लगा है। 2020 की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, उसमें एक प्रश्न आया था कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था या थे? द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग? अंग्रेजी में यहाँ पे आप ऑप्शन 2 पे जाइएगा, सॉरी स्टेटमेंट 2 पे आप जाइएगा। स्टेटमेंट 2 देखिए हिंदी में, अंग्रेजी में। हिंदी में लिखा हुआ है असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। यहाँ पर असहयोग आंदोलन शब्द आया है हिंदी वर्जन में। और इसी संख्या, प्रश्न संख्या 77 अगर बात करें, कोई सेट होगा, इसमें दूसरा जो स्टेटमेंट है, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड इन कन्वेंशन विद द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो जिस शब्द को हिंदी में असहयोग आंदोलन लिखा गया है, उसी के लिए अंग्रेजी में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लिख दिया गया है। और आपको पता है कि अंग्रेजी वाला ही मान्य होता है, क्योंकि मूल पेपर अंग्रेजी में बनता है। तो गांधी इरविन समझौते पर इस प्रश्न में अंग्रेजी के सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को हिंदी में असहयोग आंदोलन लिख दिया गया है, जबकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का सही अनुवाद होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हिंदी माध्यम में सविनय अवज्ञा आंदोलन की जगह पर असहयोग आंदोलन लिख दिया गया है। अब हिंदी वाला क्या करेगा, इसमें सबको बराबर नंबर दे देगा।
जिसने सही किया है उसको भी नंबर दे देगा, जिसने गलत किया है उसको भी नंबर दे देगा, क्योंकि उसकी तरफ से गलती हुई है। लेकिन ये अच्छी बात थोड़ी है कि आप गलती भी करें इसके बाद सबको कॉमन नंबर दे दें। असहयोग आंदोलन आपने क्यों लिख दिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को? इसका मतलब आपका जो पेपर सेटर है उसको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और असहयोग आंदोलन में अंतर ही नहीं पता है। तो ऐसे व्यक्ति जब पेपर सेट कर रहे हैं तो परीक्षा के परिणाम से आप उम्मीद क्या करेंगे, आप बताइए। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का हिंदी अनुवाद होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और यहां पर पेपर में क्या कर दिया गया है, असहयोग आंदोलन कर दिया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग की जो गलतियां करता आ रहा था लगातार हिंदी के अनुवाद को लेकर के, वैसे यूपीएससी इस प्रकार की गलती नहीं करता था, वो केवल भारी भरकम शब्दों को देता था। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इनसे एक कदम आगे चल करके अर्थ का अनर्थी करके इसको यूज कर दिया है। हिंदी प्रेमी इससे काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। मूल समस्या क्या है, यहाँ पे हमको ये देखना है मूल समस्या कहाँ पे आ जाती है। इस अनुवाद, कठिन अनुवाद को लेकर के अगर व्यक्तियों के अंदर समस्या है वो कौन सी है? अनुवाद को लेकर समस्या तो है, लेकिन इसकी अगर मूल समस्या देखें तो आईएएस बनने के लिए हमको पता है कि 200 अंकों वाले 100 प्रश्नों के 200 अंकों वाले 100 प्रश्नों के सामान्य अध्ययन के पेपर में सामान्यता 100 अंक लाने की आवश्यकता होती है। सामान्यता ये 98 से लेकर के 100 मार्क्स तक की आवश्यकता आपको होती है लाने की। और आपको पता है कि लगभग 5 से 6 लाख युवा जो है इस परीक्षा में हर साल बैठते हैं, जिनमें से 10,000 से 12,000 लोगों का चयन होता है। इस आंकड़े से हम इस तथ्य का अनुमान लगा सकते हैं कि जो सफलता का जो दर है वो 0.01% भी जो है अगर फ्लक्चुएट हो जाता है तो व्यक्ति असफल हो जाएगा। तो कि 0.01 अंक का भी कितना अधिक महत्व हो जाएगा हमारे जीवन में। 0.01 अंक का अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो कई हजार बच्चे बाहर निकल जाएंगे और कई हजार बच्चे अंदर आ जाएंगे इस 0.01 नंबर से। मूल समस्या यहीं पर है कि हमको कठिन शब्द हमको समझ में नहीं आया उसका अर्थ, और हमने गलत जवाब दे दिया, जबकि उसका हमको अगर वो मूल भाव में होता तो हम समझ करके आंसर दे देते। इस अवस्था में क्या होता है कि मूल समस्या यही है कि कठिन शब्द या अनर्गल शब्द या गूगल से ट्रांसलेट शब्द जो होते हैं वो स्टूडेंट को उसके रैंक से बाहर कर देते हैं या उसके मेरिट से बाहर कर देते हैं और बहुत ज्यादा समस्या उसके लाइफ में वो उत्पन्न कर सकते हैं। परीक्षार्थियों की समस्या इसमें क्या होती है, ध्यान दीजिएगा कि 120 मिनट मिलते हैं 100 प्रश्न हल करने के लिए। हिंदी माध्यम के लिए भी और अंग्रेजी माध्यम दोनों को 120 मिनट में 100 प्रश्न हल करने को मिलते हैं। और ऊपर से उसके ऊपर दबाव ये रहता है कि अगर गलत उत्तर दे दिया उसको तो दंड के तौर पर नंबर काट भी लिए जाएंगे। यानी कि उसके पास चुनौती ये रहती है कि वो जल्दी से प्रश्न पढ़े, समझे और बहुत तेजी से उसका उत्तर भी दे जो सही भी हो। ये यूपीएससी डिमांड करता है कि आपके पास चुनौती ये है कि प्रश्नों को तेजी से पढ़ें, जल्दी से समझें और उसको सही से उत्तर दें, नहीं तो दंड के रूप में आपसे नंबर काट लिए जाएंगे। अब अंग्रेजी माध्यम में चूंकि अंग्रेजी मूल में ही इंग्लिश वर्जन में ही मूल प्रश्न जो है अंग्रेजी माध्यम में बना है, तो और उस क्लास के बच्चे जो होंगे जो अंग्रेजी माध्यम के होंगे वो बच्चों को अंग्रेजी को समझने में तेजी आएगी और वो सही से जल्दी उत्तर देने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन जब उसी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषा के माध्यम वाले परीक्षार्थियों की समस्या उनके सामने प्रस्तुत उस भयावह संकट पर पूरी संवेदनशीलता के साथ विचार करें जो अनुदित हिंदी ने खड़ा कर दिया। भारी भरकम शब्द जब उसके सामने आते हैं तो उसको प्रश्न को समझने में उसको देरी होती है, पहले तो प्रश्न को पढ़ने में देरी होती है,
समझने में देरी होगी तो उत्तर देने में देरी होगी, और कभी कभी उत्तर आपका गलत भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो होगा, हिंदी माध्यम के बच्चे, अधिकांश बच्चे जो है वो प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, मेंस की तो बात छोड़िए। मेन रीजन इसका यहाँ पर बच्चों की समस्या जो है वो, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी आधार पर देखा जाए तो लगातार प्रतियोगियों का प्रतिशत गिर रहा है। 100 प्रश्नों में से प्रतिवर्ष औसतन 8-10 प्रश्न ऐसे होते ही हैं जो इस तरह की अबूझ, क्लिष्ट एवं अव्यवहारिक हिंदी से एकदम गढ़े गए होते हैं, जिसको आप समझ नहीं सकते हैं, क्लिष्ट होते हैं, और साथ ही साथ वो जो होते हैं अव्यवहारिक हिंदी वाले शब्द होते हैं जो काफी खतरनाक होते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हीं प्रश्नों को अंग्रेजी में आसानी से समझा जा सकता है। अगर थोड़ी बहुत भी आपकी अंग्रेजी बेहतर है और आप उसको पढ़, जैसे जैसे मैंने आप बताया कि अगर आपने थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ी है, तो अगर आपके सामने लिविंग स्टैंडर्ड शब्द आ जाता है तो आप उसका आंसर अच्छे से लिख पाओगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द देख पाते हो दीर्घव्यापी विकास के क्रम के जगह पर, तो आप अच्छा आंसर लिख पाओगे या उसको समझ सकते हो। सब्सिडी की जगह पर सहाय सहाय की जगह पे अगर सब्सिडी शब्द लिखा होता तो आप समझ जाते। वर्थी की जगह पर अगर आप टर्माइट्स लिखा होता, दीमक, तो आप समझ जाते। अर्थ आवर को आप समझ जाते। तो अगर आप थोड़ा सा भी अंग्रेजी अगर आपको आती है तो आप उस चीज को आसानी समझ सकते हो। अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए ये उनको बेनिफिट मिल जाता है, यही बेनिफिट उनको मिल जाता है। ऐसे हिंदी के कारण परिणाम ये रहा कि 2011 से पहले तक प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी माध्यम से सफल होने वाले प्रतियोगियों का प्रतिशत 40% से भी अधिक हुआ करता था। प्रारंभिक परीक्षा में, प्री में लगभग 40% लोग सफल होते थे 2011 से पहले। वहीं आज जो है ये दर हिंदी माध्यम में प्री क्वालिफाई करने वाले बच्चों की संख्या 10 से 12% ही रह गई है। ये एक बड़ी समस्या बन गई है ट्रांसलेशन को लेकर के, इसको हमको ध्यान में रखना है। स्वाभाविक है जब प्रारंभिक परीक्षा में ही हिंदी वाले बाहर हो गए तो अंतिम चयन सूची में उनकी उपस्थिति अपने आप दाल में नमक की तरह ही रह जाएगी। अब जब 10 से 12% लोग प्री में क्वालिफाई हुए हैं, आप सोच लीजिए फिर से उनको वहां पर मेंस में भी उसी समस्या से कुछ चुनौती को सामना करना पड़ेगा। तो इसमें प्री में आप देखेंगे 1 या 2% लोग ही क्या होंगे, सिलेक्ट हो पाएंगे। जब प्री में 10 से 12% हो रहे हैं तो मेंस में 1 से 2% होंगे, और फाइनली जाकर के ये 0.1 या 1% के आसपास आप कह सकते हैं। और इतना होने के बाद जैसे ही ये रेट कम हुआ हिंदी माध्यम के सिलेक्शन का, तो जो बुद्धिजीवी हैं, नीति निर्माता हैं, प्रशासक हैं, उन्होंने एक घोषणा कर दी कि हिंदी वालों की अयोग्यता अक्षमता का प्रमाण घोषित कर दिया जाता है। कह दिया गया कि हिंदी माध्यम के बच्चे अयोग्य हैं, असक्षम हैं, उनको एक प्रमाण पत्र दे दिया गया कि वो बच्चे इस लायक ही नहीं है कि वो जो है यूपीएससी को क्वालिफाई कर सके। जबकि ये नहीं कहा गया कि उनके साथ इतना पक्षपात किया गया है भाषा को लेकर के, इसलिए जो है वो, सभी बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकांश समस्या है, अधिकांश बच्चों के लिए समस्या ये है, इसको आपको ध्यान में रखना। ये भाषाई अन्याय केवल हिंदी वालों के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये भाषाई अन्याय जो है, इसको भाषाई अन्याय ही कह सकते हैं, केवल हिंदी वालों के लिए ही नहीं है, उन सभी भारतीय भाषाओं के युवाओं के साथ भी हो रहा है। वो चाहे अलग अलग गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कोई भी भारतीय भाषा है, सबके साथ ये पक्षपात हो रहा है। और वे सभी व्यक्ति बच्चों के साथ हो रहा है जो स्वयं को माध्यम के रूप में अंग्रेजी लेने की स्थिति में नहीं पाते। अगर आप इंग्लिश और हिंदी में पर्याप्त जानकारी रखते हैं तो मैं आपसे कहूंगा आप इंग्लिश को प्रेफर करें। अगर आपकी इंग्लिश आपकी हिंदी से बेहतर है तो आपको इंग्लिश ही लेना है। अगर बराबर है तब भी आपको इंग्लिश ही लेना चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश
आपकी हिंदी से कम है, अगर आपकी इंग्लिश आपकी हिंदी से कम है, तो आप थोड़ा सा ये कर सकते हो कि हिंदी ऑप्शनल हिंदी माध्यम ले करके शब्दों को आप हिंदी में पढ़िए और आंसर आप प्रश्नों को आप अंग्रेजी में पढ़िए और उत्तर आप उसका हिंदी में दीजिए। लेकिन अगर आपकी हिंदी आपके अंग्रेजी से बहुत बेहतर है तो आपको हिंदी लेना होगा, लेकिन उसके लिए भी आपको अंग्रेजी अनुवाद पढ़ना ही होगा, क्योंकि बहुत अच्छी हिंदी होने का मतलब ये नहीं है कि आप गूगल के द्वारा ट्रांसलेट किए गए शब्दों को भी समझ पाएं। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। सिविल सेवा परीक्षा के जो प्रश्न पत्र होते हैं वो दो ही भाषाओं में छपते हैं, हिंदी में और अंग्रेजी में। इसको आपको ध्यान में रखना है। मुख्य परीक्षा की हिंदी का प्रश्न पत्र अगर देखा जाए कि प्रश्नों को समझने के लिए गैर हिंदी भाषी भी हिंदी भाषा का ही सहारा लेते हैं। प्रश्नों को समझने के लिए जो गैर हिंदी भाषाई होते हैं वो भी हिंदी भाषा का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी अगर आ रही होती तो उसे अपना माध्यम बना लेते। तो साफ यह है कि बड़ी चालाकी से उन्हें भी प्रारंभिक स्तर पर ही बाहर कर दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए ही सारा तामझाम किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि इस भारी भरकम शब्दों को डाल देना और हिंदी और बच्चे अपने आप उसको न कर पाना, ये एक सोची साजी रणनीति का हिस्सा लगता है और ये सिद्ध भी हो रहा है। जहां तक मुख्य परीक्षा की हिंदी का प्रश्न है, उसमें स्थिति उतनी बुरी नहीं है, फिर भी ऐसे कई शब्दों की भरमार दिखने को मिल जाती है जिसे हिंदी भाषियों की भेंट नहीं होती है। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि मुख्य परीक्षा में प्रश्न जो होते हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए टाइम दिया जाता है वहां पर, तो वहां पर शब्दों को थोड़ा सा उतनी दिक्कत नहीं है, फिर भी जो है वो काफी शब्द ऐसे आ जाते हैं जिससे बच्चे परेशान रहते हैं। जैसे हर आदमी जानता है सर्जिकल स्ट्राइक, कौन नहीं जानता है, गांव वाले भी सर्जिकल स्ट्राइक, जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी जानते हैं कि भारत ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी, ये जान पाए हैं। वैसे सर्जिकल स्ट्राइक बहुत पुराना शब्द है और भारत हमेशा से करता आ रहा था, वो चाहे यूपीए सरकार हो चाहे एनडीए सरकार हो, कोई भी वो करता आ रहा था, लेकिन इस समय ज्यादा प्रचलन में आ गया सर्जिकल स्ट्राइक। उसके लिए सिविल सेवा परीक्षा में शल्यक प्रहार शब्द लिख दिया गया। अब शल्यक प्रहार लिखने से बच्चे का मनोबल टूट गया, वो समझ नहीं पा रहा है कि किस चीज की बात कर रहा है, शल्यक प्रहार की बात कर रहा है। तो जब उसको सर्जिकल स्ट्राइक, अगर उसने गलती से भी अंग्रेजी वाला वर्जन देख लिया हो तो वो तुरंत उसका सही उत्तर दे देगा और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगर उसने अंग्रेजी वाला वर्जन नहीं देखा, जो कि आम सामान्यतः लोग करते हैं, क्योंकि जिनका माध्यम हिंदी होता है वो अंग्रेजी वाला वर्जन सामान्य रूप से देखना पसंद नहीं करते हैं, तो वो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, वो शल्यक प्रहार में ही उलझते रहेंगे। ऐसे ही शब्द अंकीयकृत प्रजनक, विधियन, प्रोत्कर्ष, प्रमात्रा, प्रवसन जैसे शब्दों को चुन चुन कर लाया जाता है जो समझ से परे होते हैं। आप देख पा रहे हैं ऐसे शब्द आप समझ नहीं पाएंगे अगर आप गूगल पे ट्रांसलेट करेंगे या डिक्शनरी देखेंगे अंकीयकृत प्रजनक क्या होता है, विधियन क्या है, प्रोत्कर्ष क्या है, प्रमात्रा क्या है, प्रवसन क्या है। तो ऐसे शब्द का प्रयोग करके जो है वो एक तरह चढ़ाने का काम किया जा रहा है। इन शब्दों को देख सहम जाएगा प्रतियोगी। जैसे हिंदी में डिजिटलीकरण, डिजिटलीकरण कौन नहीं जानता है, उसके लिए अंकीयकृत शब्द का उपयोग जब आप करेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे में नाराजगी आएगी, वो मनोबल उसका टूट जाएगा, वो सही से उसका उत्तर देने में सक्षम नहीं होगा। डिजिटलीकरण की जगह पे अंकीकृत शब्द लिख दिया गया। यूपीएससी का अनुवादक अंग्रेजी के एक ही शब्द के लिए अलग अलग जगहों पर हिंदी के अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर देता है। जैसे अंग्रेजी का एक शब्द है मैंडेटरी, इसके लिए कभी वो अनिवार्य शब्द का उपयोग करता है, कभी वो अधिदेशित शब्द का उपयोग करता है और कहीं वो आज्ञापरक शब्द का उपयोग करता है।
अब मान लीजिए कि आपने मैंडेटरी को एक बार अनिवार्य समझ लिया, दोबारा आपके सामने वो अध्यादेशित शब्द आ गया, अब आप कंफ्यूज हो गए, या आज्ञापरक आ गया। तो अंग्रेजी में जो एक ही शब्द है उसके लिए हिंदी में कई तरह के शब्दों का उपयोग करता है, और वो बच्चों के लिए निराशा का सबब बनता है। साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड, साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड, साइंटिस्ट ऑब्जर्व यानी कि साइंटिस्ट ने क्या किया, किसी चीज को ऑब्जर्व किया, किसी चीज को महसूस किया, उसके लिए हिंदी में वैज्ञानिकों ने प्रेक्षण किया। अब इसका अर्थ का अनर्थ हो गया, यहाँ पे था ऑब्जर्व किया, वैज्ञानिकों ने प्रेक्षण किया, यानी कि वैज्ञानिकों ने कोई रिसर्च कर दिया है, कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया है, जबकि ऑब्जर्व की बात हो रही थी। तो ऐसे शब्द दे करके आपसे केवल और केवल वो आपको तनाव में देना, आपकी जो पढ़ के गए हैं उसको हटा करके आपके दिमाग में एक नई चीज डालने की कोशिश करना, जिससे कि आप वास्तविक मुद्दे से आप हट जाएं और आप अपना उत्तर सही से न दे पाएं। ये ऐसा लगता है कि सोची समझी एक साजिश हो रही है हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ। जब तक यूपीएससी अपने प्रश्नों को सही नहीं करता है, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए उसी मूल भाषा में शब्दों का निर्माण नहीं करता है, प्रश्नों का निर्माण नहीं करता है, तब तक उस पर ये आक्षेप लगता रहेगा, और लगना स्वाभाविक भी है। सभी लोगों को एक साथ उठ करके इसके खिलाफ जो है हमको आवाज उठानी ही पड़ेगी, अगर आप हिंदी माध्यम में रैंक लाना चाहते हैं तो। वरना यही हमेशा बनता चला आएगा कि आप बहुत पढ़ करके जाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन ऐसे शब्द के साथ आपको खेलना पड़ जाएगा कि आप जो है वो सफर कर जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे, आप कहीं पर भी हिंदी माध्यम का रैंक नहीं दिखेगा। शिक्षा को कठिन बनाया जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग हिंदी में अनुवाद को लेकर बहुत ही उपेक्षापूर्ण रुख धारण किए हुए हैं। उसमें न तो हिंदी भाषा के प्रति कोई दायित्व बोध दिखाई दे रहा है, न ही संवेदनशीलता दिखाई दे रही है, बल्कि इस भाषाई गतिविधियों ने जाने अनजाने हिंदी वाले के लिए परीक्षा को और दुरूह बना दिया है। हिंदी भाषा के विद्यार्थियों के लिए एक तरह से कठिन कार्य कर दिया है। तैयारी करने के बाद भी सारी चीजें वो पढ़ के जाता है, लेकिन ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं जिसका वो अर्थ समझ नहीं पाता है। इस बात को लेकर गैर अंग्रेजी भाषियों में न केवल खदबदाहट है बल्कि आक्रोश भी है। अगर यूपीएससी ने इस अन्याय को जल्द से जल्द दूर नहीं किए जाने की आवश्यकता नहीं की, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन भी शुरू हो सकता है, और यूपीएससी को इसको सख्त से सख्त हटाने की आवश्यकता है। और कोई नीतिगत मामला वैसे नहीं है ये, लेकिन उसको जो है वो नीतिगत मामले के रूप में इसको हम नहीं दे सकते, लेकिन इसको हटाने का यूपीएससी को प्रयास करना चाहिए, और जल्दी से जल्दी इसका कोई हल निकालना चाहिए उसको। भारत में प्रशासनिक सेवा परीक्षा जो होती है, मिथक एवं यथार्थ पुस्तक जो लिखी है, उसमें यूपीएससी की परीक्षा में खराब हिंदी अनुवाद को लेकर 2 हिंदी प्राध्यापकों के पत्र का भी जिक्र किया गया है। भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष मैनेजर पांडे ने संघ लोक सेवा आयोग और कार्मिक राज्य मंत्री को पत्र लिखा है, और उसमें कहा है कि मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र में 30 वर्षों से अधिक समय तक हिंदी का अध्यापक रहा हूं। 30 साल से जेएनयू में वो भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के अध्यापक रहे हैं, प्रोफेसर, और अध्यक्ष जो हैं वो मैनेजर पांडे साहब। लेकिन उन्होंने यूपीएससी से ये भी कहा है, कार्य मंत्रालय से भी कहा है कि आपने जो प्रश्न पत्र 1 और 2 में जो हिंदी अनुवाद आप करते हैं, उनको समझना मेरे लिए भी मुश्किल ही नहीं असंभव है। ये वो व्यक्ति कह रहा है जो जेएनयू का 30 साल तक हिंदी का प्राध्यापक रहा है, और इस समय वो जेएनयू का हिंदी भाषाई केंद्र का अध्यक्ष रहा है। ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी उन हिंदी अनुवादों को कैसे समझ सकते हैं, ये एक बड़ी समस्या है। प्रश्न पत्र 1 और 2 के हिंदी अनुवादों से परीक्षार्थियों को तो नुकसान हो ही रहा है, और हिंदी भाषा का भी नाश हो रहा है। ये 2 चीजें दिक्कत हो रही हैं।
इसके ठीक विपरीत यहाँ की परीक्षा के प्रश्न पत्र में जो हिंदी अनुवाद है उन्हें संस्कृत का कोई पंडित शायद ही समझ पाए, लेकिन सामान्य व्यक्ति, अध्यापक और छात्र इसको नहीं समझ सकते। यानी कि ये भी उस पे एक हास्यास्पद बात कही गई है कि यूपीएससी हिंदी में जो शब्द लिखता है उन शब्दों को संस्कृत का कोई विद्वान चाहे समझ ले, लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति, अध्यापक और छात्र उसको नहीं समझ सकते। ये बात जो है वो प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी ने कही है। इसको आपको ध्यान में रखना है। वहीं 2014 के प्रश्न को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद जी ने यूपीएससी अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा था कि मैं उच्च स्तर पर हिंदी का अध्यापन करता हूं और शोध तथा लेखन कार्य में संलग्न हूं। जो हिंदी लोक सेवा आयोग अपने प्रश्न पत्रों में प्रयोग कर रहा है उसे समझना मेरे लिए टेढ़ी खीर है। मैं समझ सकता हूं कि परीक्षा देते हुए हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों को उनका अर्थ समझने में ही छक्के छूट जाएंगे, उत्तर देना तो दूर की बात है। ये आपको ध्यान देना है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग निश्चय ही हिंदी माध्यम के प्रत्याशियों के साथ अन्याय है। उनके आधार पर होने वाले चयन में वे अंग्रेजी माध्यम के प्रत्याशियों की अपेक्षा घाटे में रहते हैं और यही वजह है कि हिंदी माध्यम का रैंक अप नहीं आता है। 1 से 2% जो है घट करके चला गया है इनका रेटिंग सिलेक्शन की। पुरुषोत्तम अग्रवाल कमेटी की सिफारिश भी अमल नहीं किया है यूपीएससी ने। मूल प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तैयार कर उसका हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में गलत ट्रांसलेशन, सब साफ साफ लिखा गया था, गलत ट्रांसलेशन के मुद्दे पर संघ लोक सेवा आयोग की ओर से पुरुषोत्तम अग्रवाल कमेटी गठित की गई थी और उसमें मुद्दा उठाया गया था कि मूल प्रश्न पत्र अंग्रेजी में बनता है और उसका हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में गलत ट्रांसलेशन होता है। इस कमेटी ने कई बिंदुओं पर अपनी राय दी थी। पहला बिंदु काफी अहम था, इसमें कहा गया था कि कमेटी का मानना है कि प्रश्न पत्रों की जांच ऐसे वरिष्ठ शिक्षाविदों से कराई जाए जिन्हें हिंदी की विशेषज्ञता हासिल हो, वो अपने करियर में अध्यापन और अनुवाद का अनुभव रखते हों, उन्हीं से कराया जाए, गूगल ट्रांसलेशन ना कराया जाए। लेकिन अभी तक इस पे अमल नहीं किया गया है। पहला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण अहम पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कमेटी की सिफारिश को पढ़ने से लगता है कि अनुवादों को वरिष्ठ शिक्षाविदों से जांच नहीं कराया जाता, क्योंकि अगर जांच कराई जाती तो ऐसी बात पुरुषोत्तम अग्रवाल कमेटी करती ही नहीं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये समस्याएं हैं हिंदी माध्यम को लेकर के। आपको हिंदी माध्यम में अनुवाद की समस्या, ये आपने समझा होगा आज। तो इसमें हमको क्या करना है, पुरुषोत्तम अग्रवाल की जो समिति की जो रिपोर्ट है इसको हमको लागू करने की आवश्यकता है। साथ ही यूपीएससी और कार्मिक मंत्रालय सभी को इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में उपेक्षा बढ़ेगी और वो एक उग्र रूप ले सकती है, एक आंदोलन का रूप ले सकती है और ये सरकार भी इस पे दबाव डाल सकती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हम आज अपना ये सेशन समाप्त करते हैं। सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इससे आप जुड़ सकते हैं और आपको नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ये आपका SS01 कोड है। इस कोड से अगर आप 10% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो इससे आप अपना सब्सक्रिप्शन कराएं, प्लस या आइकॉनिक का। प्लस कोर्स जो आपका है ये 1 ईयर का कराएंगे, उसमें भी 10% डिस्काउंट मिलेगा और आइकॉनिक कोर्स में आपको एक पर्सनल कोर्स प्रोवाइड किया जाता है जो आपको तैयारी में डेली मदद करेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा।
और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।